कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी संतान का भविष्य उज्जवल हो। कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा अच्छी तालीम लेकर सफलता के शिखर तक जाए। लेकिन बात जब सुरक्षा की हो तो भविष्य की चिंता कौन करेगा। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में भी यही हो रहा है। जहां रूसी हमलों में यूक्रेनी नागरिक तो इधर उधर भाग ही रहे हैं, साथ ही दुनिया भर से पढ़ाई करने आए छात्रों का भी भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। वहीं भारतीय छात्रों को भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत तेजी से वतन वापस लाने का काम कर रही है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा बरेली का एक छात्र भी ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लौट आया है। वतन वापस लौटने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। वहीं बेटे को सुरक्षित अपने बीच पाकर माता पिता की आंखें खुशी से भर आईं। हम लोग बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, और लगातार जो है मैसेज का इंतजार करते रहते थे। जब मैसेज आता था तो समझते थे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय सरकार की तरफ से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है सभी बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ से, और वैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और जब ये सुनते थे कि जो है कुछ बच्चे जो है भारत का झंडा लेकर के जो है आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक रहा है, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारा ही बच्चा जो है उन्हीं के साथ जो है सुरक्षित वापस आएगा। जब कहीं फोटो देखते थे, अखबार में फोटो देखते थे, या जो है किसी ने जो है कोई मैसेज शेयर करता था तो उसमें देखते थे, बेटे को पहचानने की कोशिश करते थे कि हमारे बच्चे का जो है चेहरा है इसमें कि नहीं है, यही सब रहता था। बरेली के सोफिटा रोड पर रहने वाले कृष्णकांत प्रसाद यूक्रेन के इवानो फ्रेंगविस्क शहर के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की चौथे वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन में मची तबाही के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापस लौट आए हैं। मेरा नाम कृष्णकांत प्रसाद है। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रांकेविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का चौथे वर्ष का छात्र हूँ। जी, मैं वहाँ से हम लोग अपने साथियों के साथ, पूरे यूनिवर्सिटी से जितने हमारे साथी थे उनके साथ हम लोग 26 तारीख को रोमानिया के बॉर्डर की ओर हम लोग निकले थे। और वहाँ से हम लोगों ने बस किया था। बस के बाद हम लोग रोमानिया बॉर्डर की ओर जब जा रहे थे तो ट्रैफिक वहाँ पे था, इसलिए हम लोग को वहाँ से उतरकर 12 से 15 किलोमीटर लगभग बच्चों को पैदल जाना पड़ा है। बॉर्डर पहुंचने के बाद हम लोगों को काफी भीड़ का सामना करना पड़ा है, और भीड़ से निकलने के बाद हम लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस किए। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहां पर इंडियन एम्बेसी की गाड़ी बॉर्डर पर ही खड़ी है। जो बॉर्डर का एरिया है उसके कंपाउंड में ही आपको बस के अंदर बैठे हुए ही आपका वीजा, आपका पासपोर्ट वगैरह चेकिंग होता है। आपको वहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट या फिर पीसीआर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी इंडियन छात्र को अभी नहीं दिखा जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की बस जो है लगातार वहाँ पे खड़ी हुई है। और वहाँ पे आपको हर एक छात्र को वहाँ से बस में बैठाल के सीरत से बुचारेस्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको रिसीव किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से एयरपोर्ट पे फ्लाइट उस समय नहीं है, या फिर फ्लाइट डिले है, या फ्लाइट अगले दिन है, तो उस फ्लाइट के हिसाब से आपको वहाँ पर जो शेल्टर बनाया गया है, कुछ बच्चों को वहाँ पे होटल में रोका गया है, फ्लाइट में रोका गया है, शेल्टर है, जिससे कि बच्चों को वहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वहाँ पे सबको सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। आपसे कहना चाहेंगे, आप जब वहाँ थे, वहाँ किस तरह के हालात थे, स्टूडेंट किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आप लोग क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, जिस समय हम लोग वहाँ पर थे तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था और एयर स्पेस बंद होने की खबर हमको मिली थी, उस दिन हमारे इवानो फ्रांकेविस्क में शहर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हमको एक धमाका सुनाई दिया था। तो उस धमाके का असर ये हुआ था कि सब बच्चे हम लोग घबरा गए थे, जिसकी वजह से हम लोग सोचे थे कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करें। तो ये हम लोगों के बच्चे को मन में डर का माहौल था, इसीलिए हम लोग इवानो छोड़कर जाना चाहते थे। कैसे पहुंचे यहाँ तक, आपको किसकी मदद मिली? जी, हम लोग यहाँ पर जब निकले हैं वहाँ से, तो एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोगों को सारा जो फैसिलिटी दिया गया है वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। वहाँ से हम लोग बस में बैठे हैं, खाना पीना हमारा सब हुआ है। हम लोग जब अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी वहाँ पर डॉक्टर्स, और वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी लोग हैं वहाँ पर मुख्यतः से मेरे को जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुंचा था तो हम लोग वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग मिले थे, जो कि वहाँ पर पूरे तरीके से खाना पीना मेडिकल टीम लेके पहुंचे हुए हैं। किसी भी बच्चे को अपनी तरफ से भी कोई भी इंडियन है वो भी वहाँ पे मदद कर रहे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ इंडियन को क्या वहाँ पे किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जैसा कि? जी सर, इंडियन लोगों का व्यवहार ऐसा है कि इंडियन लोगों की ओर व्यवहार उनका अभी तक हेल्पफुल रहा है जी। कुछ जगह देखा गया है कि वहाँ पर भी लोग जो है पैसा ले रहे हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि हम आपको आगे की तरफ ट्रेवल करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो अभी एडवाइजरी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी ये आया है
कि आप लोग इन बातों पर ध्यान न दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ आप इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें, और क्योंकि जिस प्रोसेस से हम लोग आए हैं तो उस प्रोसेस पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कितने लोग थे आप जब आए हो, आपके साथ कितने लोग आए? जी सर, जिस बस में मैं आया था उस बस में करीब 74 बच्चे थे, और वैसी 3 बसेस मेरे साथ में थी जो कि हम लोगों को एयरपोर्ट तक लेके गई थी, और उसके पीछे भी लगातार बस आ रही थी, और वापस वहां से बुचारेस्ट से जो कि सीरत बॉर्डर है रोमानिया का, वहाँ उसका डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है। तो वो लगभग हर वक्त कोई ना कोई बस जो है वो ट्रेवल कर ही रही है वहाँ से। सर अभी सबसे पहला विचार जो हम लोगों के मन में है कि जो बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं वो अभी हम लोग अपना कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं। पहले तो हम चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपस के छात्रों में ही, जिससे कि जो जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है हम लोग उनकी जानकारी उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सकें कि वो लोग सब सेफ है वहाँ पर। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको वहाँ पर पैसे वगैरह की जरूरत है, तो हम लोग भी अपने अकाउंट वगैरह से ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा ये है कि हम लोग अभी पढ़ाई के बारे में अगर सोचा जाए तो अभी कुछ महीने तक जब तक ये चीज़ शांत नहीं होती है तब तक हम लोगों का पढ़ाई, अभी तो यूनिवर्सिटी ने भी पूरी तरीके से पढ़ाई को अभी रोका हुआ है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जैसे भी हालात आगे रहते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलम आएगा और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम लोग पूरा फॉलो करने के बाद वहाँ जाने का विचार या फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने का विचार हम लोग उस तरह से रखेंगे। आपने बताया कि विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी हैं जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों को, किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे? सर ऐसा है, विदेश मंत्रालय के कुछ ऑफिसर जो हैं वो हर वक्त वहाँ पर किसी न किसी फ्लाइट में रहते ही हैं जो कि इंडिया से जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं। लगातार 6 घंटे 6.5 घंटे की फ्लाइट है, उसमें हर कोई ऑफिसर एक ना एक रहता है। किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी फ्लाइट में भी अगर कोई होता है तो वो पूरी तरीके से अपने पास में हर तरीके की दवाई या सुविधा जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड करा रहे हैं। देश की सरकार से कैसे मदद मिल रही है आपको? सर देश की सरकार से पूरी तरीके से मदद मिल रही है हम लोगों को। देश की सरकार जो भी है हम लोगों को भरोसा है उन पर, और जब तक पूरा इवैक्यूएशन नहीं हो जाता है, हम लोगों को खबर मिली है कि इस शनिवार और रविवार तक सारे छात्रों को लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमको खबर मिला है कि अभी कुछ बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनके वहाँ पहुंचने से जो छात्र वहाँ फंसे हैं उनको और भरोसा होगा, ताकि वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और जो भी चीज चल रही है उस पर भरोसा रख सकें। अपने घर और अपने परिवार के बीच कृष्णकांत सुरक्षित पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें चिंता है पीछे छूट गए उन साथियों की जो अभी यूक्रेनी सरहदों पर तबाहियों के बीच मदद की आस लगाए बैठे हैं। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और वहाँ पर तमाम भारतीय बच्चे जो है जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं फंसे हुए हैं। एक ऐसे ही बच्चे जो वहाँ पे फंसे हुए थे वो बरेली वापस लौट के आए, उनसे बात करते हैं। कृष्णकांत जी, आप बरेली आ गए, कैसा लग रहा है? सर बरेली आ गए हैं, अभी ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोगों के मन में अभी एक विचार ये है कि हमारे जो साथी पीछे रह गए हैं उनके लिए हम थोड़ा चिंतित हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी सेफली वापस आ जाएं, तो फिर ज्यादा अच्छा हम लोग फील करेंगे। सर किस तरीके से आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी यहाँ आने के लिए? सर जद्दोजहद ये रही थी कि बच्चे वहाँ से हम लोग अभी कुछ बच्चे जो हैं वो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी किए हैं जो कि अपने आप बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हम लोगों को थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ा है। वहाँ पे हमें काफ़ी घंटे ठंड में खड़ा रहना पड़ा है, क्योंकि उस तरफ बॉर्डर के पास में कई बार फ़ोन चार्ज ना होने की समस्या आती है, नेटवर्क ना होने की समस्या आती है, और बात नहीं हो पाती घर वाले और परिजनों से, तो उस वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं। लेकिन घर वालों को हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बच्चा जो है अपने आप कॉन्टैक्ट करेगा और फिर वहाँ पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे सुरक्षित है। इंडियन गवर्नमेंट की कितनी मदद मिल रही है? सर इंडियन गवर्नमेंट की मदद वहाँ पे जितना वो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अभी वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने, कोई सा भी बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें बताया जाता है। मैं रोमानिया बॉर्डर से आया हूँ, इसलिए मुझे रोमानिया बॉर्डर का पता है, और सारे जितने भी मेरे साथी छात्र हैं वो बताते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। हम बस में वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ से हमारा बस के अंदर ही अंदर हमारा वीज़ा पासपोर्ट सब चेक होता है, हमारी काउंटिंग होती है। हम लोगों का RT-PCR का वो परेशानी नहीं की जा रही है कि आपको टेस्ट या फिर कोविड सर्टिफिकेट या फिर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है। इंडियन छात्रों के लिए अभी रोमानिया या फिर कोई भी कंट्री है वो विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम लोग को रिसीव कर रही है, तो उसके लिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि हमको अपने सामान की और अपने आप की चिंता करनी है, जिसमें सामान भी मैं कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है सबसे मेन है। तो ये थे कृष्णकांत प्रसाद जो बता रहे थे कि भारत सरकार का इन्हें बहुत सहयोग मिला है वापसी के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।